अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, और बाकायदा उसने इस मुखबिरी को, इंफॉर्मेशन को मोसाद को पास कर दिया। और इसीलिए आप देखें कि एकाएक ईरान और अमेरिका ने हमला कर दिया इतने बड़े पैमाने पर, इतने जहाज से, और 30 बम मारा वहां पे कि किसी भी तरह कोई बचने ना पाए। तो इतनी एग्जैक्ट मुखबिरी हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, और उसके बाद आप देखें कुछ दिन बाद बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी गई। तो ये चीजें बड़ी तेजी से चल रही हैं। एक बात और आप देखें कि कोई सबक नहीं सीखा सिक्योरिटी पे ईरान ने। तो वो कहे साहब ये हमको दे दो। ये तो पुराना जमाना आ गया कि किसी की औरत पसंद आ जाए तो वो औरत को उठा के ले आओ, या औरत हमको दे दो, और नहीं दोगे तो हम तुम्हारी औरत को उठा के ले आएंगे। तो ये जंगल का कानून डोनाल्ड ट्रंप ने लागू कर दिया है। उसका भी क्लियर स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सऊदी अरब का शुरू से एक न्यूट्रल रोल रहा है दुनिया के अंदर। क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम का एक सेंटर माना जाता है, इसलिए सऊदी अरब ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि वो एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में पूरे मिडिल ईस्ट में और इस्लामिक वर्ल्ड में अपना काम करेगा। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका जो है उनको शहीद कर दिया गया। इस युद्ध को लेकर हम बात करेंगे एडवोकेट अनवर अहमद सिद्दीकी साहब से कि इस युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं, ये युद्ध क्यों नहीं रुक रहा है, और क्या लगता है कि अभी जो ईरान पे ये हमला हुआ तो क्या इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, और किसका सपोर्ट इसको मिल रहा है कि इसके संरचना कम हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स हो सकती है? बहुत शुक्रिया मकबूल अहमद साहब। बनारस की आवाज में आपने हमको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, और ये बहुत ही ग्लेयरिंग इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज है गल्फ रीजन के लिए, और न सिर्फ गल्फ रीजन के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। पहला प्रश्न जो आपने पूछा है, उस सवाल के जवाब में यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब को जिस तरह से टारगेट इजराइल और अमेरिका ने किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ईरान का इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया कि सुप्रीम लीडर ईरान के अल खमनेई जहां भी हैं, मैं लाइव उनको दिखा सकता हूं कि वो जहां है उनका लोकेशन हमारे पास लाइव है। बताइए, इतना खुल के उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उसके बाद भी जो वहाँ की जो जांच एजेंसी है, जो IRGC है, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो खुफिया विभाग है, वो जो है स्लीपिंग मोड में रहा। और उसके बाद जिस तरह से जो न्यूज आ रही है स्कैन होके छन छन के, वो ये आ रही है कि सुपर लीडर जो ईरान के अल खामनेई के साथ जो उनके एकदम खास क्लोज में जो लोग थे, उसमें से एक लगातार लोकेशन मोसाद को दे रहा था, और उसने आखिरी वक्त में ये लोकेशन दिया कि सुप्रीम लीडर खामनेई साहब मीटिंग करने जा रहे हैं, उनके साथ काफी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं और अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, और बाकायदा उसने इस मुखबिरी को, इंफॉर्मेशन को मोसाद को पास कर दिया। और इसीलिए आप देखें
कि एकाएक ईरान और अमेरिका ने हमला कर दिया इतने बड़े पैमाने पर, इतने जहाज से, और 30 बम मारा वहां पे कि किसी भी तरह कोई बचने ना पाए। तो इतनी एग्जैक्ट मुखबिरी हुई, और उसमें सुप्रीम लीडर के घर वाले, उनकी लड़की और उनके दामाद, उनके सब लोग ये उसमें मारे गए। और बाकायदा ये आ रही है इस तरह की खबरें कि उसने बाकायदा वहां की फोटो, बॉम्ब अटैक के बाद उस फोटो को मोबाइल से खींच के उस फोटो को भी भेजा, जिसको इजराइल ने जो है मीडिया पे अपलोड किया कि ये फोटो है, और इस तरह से दबी हुई फोटो, चारों तरफ बॉडीज हैं, वो भेजा। तो अब आप ये समझें कि कितनी गंभीर बात है ये, कि एक तो जब चारों तरफ से ईरान को घेर लिया गया और चारों तरफ से मोसाद के लोग और CIA के लोग लगे हुए हैं, उसके बाद आप तेहरान में क्यों हैं, अपने घर में क्यों हैं, अपने यहां मीटिंग कर रहे हैं, और उसमें इस तरह के इंफॉर्मर हैं जो लगातार मुखबिरी कर रहे हैं, अपने ही सब तो में, अपने ही सब में दलाल टाइप के लोग थे। तो इसमें IRGC के लोग जो हैं उनके शामिल हैं, और कुछ लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वो भी शामिल हैं, जो ये चाहते हैं कि अगर खमनई का तख्ता पलटेगा तो जब अमेरिका और इजराइल सपोर्टेड सरकार रेजा शाह पहलवी की आएगी, ऐसी उनको उम्मीद है, तो हमको पावर मिलेगा। तो या तो उन्होंने लंबी रकम लेके अपना ईमान बेच दिया, और या पावर के लिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। यहीं पर मकबूल अहमद साहब एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि इस वार के बीच में इतने लोगों को एक साथ मीटिंग करना नहीं चाहिए, और ना अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को एक जगह रखना चाहिए, ना अपने लड़की लड़कों को एक जगह रखना चाहिए, क्योंकि वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम खामनेई को, सुपर लीडर को भी मारेंगे, उनके लड़कों को भी मारेंगे। आप देखें कि कर्नल गद्दाफी को जब मारा गया, उसके बाद उनके लड़के का भी अभी हाल में कत्ल कर दिया गया, तो उनके लड़के का भी मर्डर कर दिया कि ऐसा ना हो कि गद्दाफी के बाद जो हमदर्दी है, उस हमदर्दी को लेके ऐसा ना हो कि गद्दाफी के लड़के लीबिया में वो सत्ता में आ जाए, शासन में आ जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, और उसके बाद आप देखें कुछ दिन बाद बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी गई। तो ये चीजें बड़ी तेजी से चल रही हैं। एक बात और आप देखें कि कोई सबक नहीं सीखा सिक्योरिटी पे ईरान ने। हसन नसरुल्लाह को जिस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन मुखबिरी के बाद मारा गया, और हसन नसरुल्लाह के साथ जो लोग थे उनके पूरे कैबिनेट के लोग मारे गए, और हसन नसरुल्लाह को भी इसी तरह मोसाद के लोगों ने एकदम एग्जैक्ट मुखबिरी, और हसन नसरुल्लाह की भी मुखबिरी करने वाले उन्हीं के बीच के लोग थे जिन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन दिया कि हसन नसरुल्लाह इस समय फला जगह अंडरग्राउंड वो मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग में हैं, और एग्जैक्ट वहां मारा गया। यहिया सिनवार को भी देखिए, एकदम एग्जैक्ट मुखबिरी करके मारा गया। लेबनान में जो पेजर अटैक हुआ, जिस तरह से पेजर कंपनी से लेबनान में इन लोगों ने खरीदा बड़े पैमाने पर, और बाद में ये पता चला कि वो कंपनी इजराइल की उसकी पहुंच थी, और वहां से उसने उस कंपनी में बैटरी में इस तरह का लगाया, और बाद में वो रिमोट से पेजर करीब 5-5.5 हजार पेजर विस्फोट किया। बड़े पैमाने पर वहां लोग घायल हुए। इस युद्ध का भारत में कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है? इस युद्ध का भारत में काफी असर पड़ेगा। क्यों कि एविएशन जो है, वो एविएशन जितनी फ्लाइट्स हैं सारी कैंसिल हो गई हैं। 400-450 फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई। तो हमारा जो एविएशन है उस पे काफी जो है असर पड़ेगा। एयर इंडिया पे पड़ेगा, और भी जो एयरलाइंस हैं उस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरी बात कि अभी जो
बंद कर दिया है हरमुज, जहां से जहाज आते हैं, शिप्स आते हैं तेल लेके, ऑयल टैंकर्स वगैरह, तो उसको अभी ईरान ने बंद कर दिया है। और अभी एक टैंकर जो जा रहा था स्काई हाई, उस टैंकर पे हमला कर दिया और वो टैंकर जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और ऐसा है कि डूब भी गया है। उसमें 15 भारतीय भी थे। तो इस तरह से हार्मुज में जो है जिस तरह से वो रास्ता रोका है, तो पेट्रोलियम के लिए बड़ा खतरा है और बड़े पैमाने पर तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। साथ साथ हमारे गल्फ में बहुत बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं गल्फ में, बिल्कुल। तो उनकी नौकरी को भी खतरा है, उनके सर्विस को भी खतरा है, उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा है। ये बड़े पैमाने पर तो भारी नुकसान दुनिया देखेगी। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है इस मामले को लेकर उनकी चुप्पी है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। देखिए, भारत में जो मौजूदा सरकार है उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है। वो एक न्यूट्रल पॉलिसी में थोड़ा सा चल रहे हैं। वो उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर ईरान की सत्ता पलटेगी तो जो नई सत्ता आएगी, तो जब नई सत्ता आएगी तो उसमें भारत को भी कुछ उसमें मिलेगा, कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलेगा। तो चाहे वो तेल के सेक्टर में हो, चाहे वो सिविल सेक्टर में हो, तो भारत अपना हित देख रहा है, वो अपने हित में काम कर रहा है। एक तरफ जहाँ ईरान जो है ये दुख देख रहा है, दुखी है, और दूसरी तरफ जो युद्ध है, जो इजराइल का जो हमला है वो रुक नहीं रहा है। तो क्या लगता है कितना लंबा और युद्ध चल सकता है? ये तो काफी दिनों तक चलेगा, ये लड़ाई काफी दिनों तक चलेगी। और अगर ये लड़ाई 15-20 दिन तक चल गई तो आप समझिए बहुत भारी नुकसान होगा। इजराइल के पीछे अमेरिका है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो है वो कोई कानून, वर्ल्ड ऑर्डर को मान नहीं रहे हैं। ये पहले प्रेसिडेंट अमेरिका के तरह से हैं कि इसके पहले अमेरिका अगर कहीं हमला वगैरह करता था तो कम से कम एक इथिकल, एक मॉरल वैल्यूज का थोड़ा बहुत ख्याल रखता था कि वो यूएन में प्रस्ताव लाता था या नाटो के मेंबर से बात करता था, यूरोप के लोगों को इकट्ठा करता था। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से बेलगाम प्रेसिडेंट है और उनका मिजाज बेलगाम है। तो वो उनको यूएन से कोई मतलब नहीं है, बैनुल अक़वाम से कोई मतलब नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में जाके उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए और उसी तरह ईरान में जिस तरह से हमला करके ईरान के सुपर लीडर अल खामनेई को जिस तरह से शहीद कर दिया, तो ये सब अमेरिका की दादागिरी है और अमेरिका एक तरह से बेलगाम हो गया है और ये वर्ल्ड ऑर्डर को खतरा हो गया है। ऐसे तो ये हुआ कि भाई ये तो किसी की जो है, किसी भी मुल्क के जो रिसोर्स हैं वो रिसोर्स पर अगर अमेरिका को निगाह पड़ जाए तो वो कहे साहब ये हमको दे दो। ये तो पुराना जमाना आ गया कि किसी की औरत पसंद आ जाए तो वो औरत को उठा के ले आओ, या औरत हमको दे दो और नहीं दोगे तो हम तुम्हारी औरत को उठा के ले आएंगे। तो ये जंगल का कानून डोनाल्ड ट्रंप ने लागू कर दिया है और ये दुनिया देख रही है जंगल का कानून। आज जो लोग डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का साथ दे रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि दुनिया एक तरह से जंगल के कानून में बदल रही है, जहां कोई यूनाइटेड नेशन नहीं है, जहां कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहां जो पावरफुल है वो पावरफुल आदमी किसी भी गरीब को मार सकता है, उसकी हत्या कर सकता है, उसकी औरत को उठा सकता है, उसकी औरत को रेप कर सकता है, उसकी जमीन जायदाद कुआं तेल पर कब्जा कर सकता है। ये वो जमाना, पुराने जमाने में जो हलाकू चंगेज खान के जमाने का जो मामला था वो वापस आ गया है कि जिसके पास ताकत है वो अपने ताकत का इस्तेमाल करेगा। अब दुनिया के अंदर कोई भी शरीफ आदमी, सीधा आदमी या कोई भी
अब सेफ नहीं है, किसी की इज्जत मान मर्यादा सेफ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा असर आपको बता दें, वीमेन इंपावरमेंट और वीमेन फ्रीडम पर पड़ेगी। औरतें फिर से गुलाम और फिर से औरतें उसी तरह निरीह हो जाएंगी और उनका शोषण होगा और वो रेप की शिकार होंगी। और जो ताकतवर होगा वो, आप इप्स्टीन फाइल में देखा कि किस तरह से 14 साल 15 साल की लड़कियों के साथ एक खेल की तरह बलात्कार किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो इप्स्टीन फाइल में हैं? ये वही लोग हैं, वही पूंजीपति पैसे वाले और सरमाएदार हैं जो अय्याशी करते हैं और जो बड़े पैमाने पर दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, मगर उनकी निजी जिंदगी इप्स्टीन फाइल के जरिए सारी दुनिया के सामने है कि किस तरह से उस इप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन और ये एंड्रयू, जो इंग्लैंड का किंग परिवार का एंड्रयू, नॉर्वे का एक आदमी, तो ये सारे पावरफुल लोग वहां पे जो है लड़कियों को इस तरह से उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, इस तरह से ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं। और दुनिया को अब इस बात को समझना चाहिए कि ये जो दौलतमंद लोग हैं और ये जो बड़े लोग हैं जो अपने आप को दुनिया के लीडर और आइकॉन समझे जाते हैं, और दुनिया के जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, वो इनकी जय जयकार करती है, वो इनको अपना नेता मानती है। क्या वे बिल गेट्स हैं? कौन है भाई? डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है भाई? एलन मस्क है। ये जो है एंड्रयू है, ये बिल क्लिंटन है। तो ये जो जय जयकार दुनिया करती है पैसे वालों की, ताकतवर लोगों की, तो आम आदमी को समझना चाहिए कि वो इस तरह से आंख बंद करके पैसे वालों की और ताकतवर लोगों की, फिरौन और की जो है, इन लोगों की जो है जय जयकार करना बंद करे। और जो अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर, ये देखिए अच्छाई और बुराई की जंग दुनिया में चल रही है। ये अच्छाई और बुराई की जंग चल रही है। ये चंगेज, हलाकू, फिरौन और अच्छे लोगों के बीच में, गुड एंड इविल के बीच में जंग चल रही है। तो जनता को चाहिए, जो आम जनता है, जो आवाम है, और यही आम आवाम जनता मारी जाती है, इनको चाहिए कि ये अच्छे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स का साथ दें और इस तरह के बेईमान और जो है पूंजीपति, ताकतवर, जमीर फरोश लोगों का और रेपिस्ट, जो बलात्कार करने वाले हैं, गुंडे हैं, इनका साथ न दे। ऐसे में जहां ये कहा जा रहा है कि मजबूत देश के लिस्ट में सऊदी अरब भी आता है, तो उसका भी क्लियर स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सऊदी अरब का शुरू से एक न्यूट्रल रोल रहा है दुनिया के अंदर। क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम का एक सेंटर माना जाता है, इसलिए सऊदी अरब ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि वो एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में पूरे मिडिल ईस्ट में और इस्लामिक वर्ल्ड में अपना काम करेगा। तो इसलिए सऊदी अरब जो है ये एक मीडिएटर का काम करता है। वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करता, वो पीसफुल बिजनेस पॉलिटिक्स करता है। तो इसलिए सऊदी अरब में, चूंकि वहां मदीना है, मक्का है और इस्लामिक सेंटर है, तो वो उस हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स को बैलेंस करता है कि वो इस तरह के अगर एग्रेशन में आएगा तो कल खुदा न खास्ता सऊदी अरब से जंग हो और वहां पे बम गिरने लगे और कोई ऐसी बात होने लगे, तो इससे पूरे आलम इस्लाम को काफी नुकसान पहुंचेगा। तो सऊदी अरब की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने फॉरेन पॉलिसी पे चल रहा है। उसकी फॉरेन पॉलिसी वो कॉम्प्रोमाइज्ड की है, वो एग्रेशन की नहीं है। जैसे कॉम्प्रोमाइज, जैसे आप स्विट्जरलैंड को देखते हैं, स्विट्जरलैंड भी किसी लड़ाई झगड़े में उतना नहीं रहता है। तो सऊदी अरब
भी बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं रहता, बहुत मजबूरी में अगर उसको कहीं हमला करना हुआ या कुछ करना हुआ तो वो करता है, अदरवाइज उसकी फॉरेन पॉलिसी एक अलग फॉरेन पॉलिसी है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब थे और इस युद्ध को लेकर उन्होंने अपनी प्यारी सी राय रखी है और इस इंटरव्यू को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं और वकील साहब के इस विचार को लेकर आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली अपडेट में और वकील साहब के साथ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तो बने रहिए। ईरान की लगातार अपडेट, हाँ, ईरान की जो है कि लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। ईरान और इजराइल इस तरह से बराबर युद्ध कर रहा है, तो इसका अगला स्टैंड और अगली जो अपडेट रहेगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।